कल्पना करिए कि आप एक फ्लाइट में चढ़ रहे हैं पूरी तरीके से भरोसा करके कि ये प्लेन आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सेफली ले जाएगा। कई दशकों तक बोइंग वो नाम था जो इस ट्रस्ट का प्रतीक था। एक ऐसा जायंट जो एक समय पे पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट 70% ग्लोबल एविएशन मार्केट को ओन करता था। लेकिन आज के समय में बोइंग का मार्केट शेयर गिर के मात्र 40% रह गया है। आखिर इस डाउनफॉल का कारण क्या है? क्या मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है या नई इनोवेशन आई है जिसमें बोइंग पीछे रह गया है, या बात कुछ और खतरनाक है जिसकी वजह से बोइंग के शेयर और बोइंग की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। ये यूएस की कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कमर्शियल में भी और मिलिट्री में भी। कभी कमर्शियल एविएशन का बेताज साथ ही ये कंपनी एयरलाइंस इंडस्ट्री में बोइंग का एक नाम है। ठीक वैसे ही जैसे एप्पल का है, चाहे कितना भी घटिया आईफोन एप्पल बनाएगा आप लोग उसे खरीदेंगे। उसी तरीके से बोइंग का एक नाम माना जाता है पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री में, और इसी नाम पे ट्रक करके हर साल करोड़ों लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं। लेकिन एविएशन का मार्केट कोई मोनोपोली नहीं है। आज दुनिया में सिर्फ 6 मेजर कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें आते हैं यूरोप की एयरबस, यूएसए की बोइंग कंपनी, कोमेका फ्रॉम चाइना, एम्ब्रायर फ्रॉम ब्राजील, बॉम्बार्डियर फ्रॉम कनाडा एंड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन फ्रॉम रशिया। इन सभी कंपनियों में से बोइंग और एयरबस ही हैं जो पूरी दुनिया की कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री पे राज करते हैं। बाकी ये सारी कंपनियां रीजनल हैं और अपने कंट्री तक सीमित हैं। एक समय पे एयरबस जो मात्र 10% ही ओन करता था और एक रीजनल कंपनी थी यूरोप की, लेकिन आज के समय में एयरबस का मार्केट शेयर अचानक 86% हो चुका है। क्या एयरबस ने अचानक बोइंग को आउटस्मार्ट कर दिया या कुछ एयरबस ने ऐसा किया जिससे बोइंग पीछे रह गया? तो जवाब है नहीं। असली जवाब छिपा है एक सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में जिन्होंने बोइंग के प्रति पूरी दुनिया के ट्रस्ट को हिला डाला। क्या बात कर रहे हैं? इस सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स की शुरुआत 1980s में हो गई थी, जब बोइंग के प्लेन आसमान से ज्यादा जमीन पे उड़ना पसंद करते थे। तो बोइंग के एल लगना शुरू हो गए थे 12 अगस्त 1985 से, जब जापानीज फ्लाइट JAL फ्लाइट 123 हिनाडा एयरपोर्ट से ओसाका की तरफ टेक ऑफ करती है। फ्लाइट को मात्र 12 मिनट हुए थे टेक ऑफ हुए और अचानक से फ्लाइट क्रैश कर जाती है माउंट उसुताका से। इस फ्लाइट के अंदर 524 लोग उस समय सवार थे, जिसमें से 520 लोग समाप्त हो गए। अब इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हुई तो जांच में सामने आया कि इस प्लेन का हाइड्रोलिक और रोडो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था फ्लाइट की टेक ऑफ करते ही, जिसकी वजह से फ्लाइट माउंट ओसाका से जाके टकरा गई। ये जापानीज एयरलाइंस का सबसे बड़ा हादसों में से एक माना जाता है। और प्लेन कौन सा था? बोइंग 747 SR-46। इस प्लेन क्रैश के बाद बोइंग कंपनी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जापानीज गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन बोइंग कंपनी ने वही कहा जो हर एक कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, आपका पहले भी खराब था। इस हादसे के बाद भी बोइंग के प्लेन लगातार किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या तो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे थे या तो सीधे क्रैश कर रहे थे। जैसे फरवरी 6, 1996 को बोइंग की फ्लाइट बोइंग 757-200 डोमिनिकन रिपब्लिक से टेक ऑफ करता है और अचानक ही टेक ऑफ के 10 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश कर जाती है, जिसमें ऑन बोर्ड 189 पैसेंजर होते हैं, जिनमें से सबके सब मारे जाते हैं। फिर आता है एक और मामला जब इजिप्ट की फ्लाइट अक्टूबर 31, 1999 को इजिप्ट की एक फ्लाइट थी बोइंग 767-300 जो टेक ऑफ के आधे घंटे बाद ही क्रैश कर जाती है, जिसमें 217 लोगों की जान चली जाती है। तो 1990 से बोइंग के एल लगना शुरू हो गए थे। फिर लगातार कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब बोइंग का प्लेन क्रैश नहीं किया या किसी भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की। और कुछ रिसेंट के इवेंट आपको पता ही होंगे कि कैसे साउथ कोरिया की 2 फ्लाइट लगातार क्रैश हुई, फिर इंडिया का एयर इंडिया क्रैश हुआ, और कुछ ऐसे इवेंट जिनमें प्लेन क्रैश होते होते बच गए। जैसे जापान की फ्लाइट है, रिसेंट का इवेंट है, जो अचानक से 26,000 फीट से 10,000 फीट आ जाती है और उसका एल्टीट्यूड गिरने लगा है, तो उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। फिर यूएस के अंदर अलास्का नाम का एक स्टेट है जहाँ पे एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसका इमरजेंसी डोर अचानक से आसमान में उड़ जाता है। पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं किस किस साल में बोइंग की प्लेन क्रैश किए थे। इन सभी हादसों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात सबसे ज्यादा कॉमन थी कि वो बोइंग के प्लेन थे और उनमें कुछ ना कुछ
कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से प्लेन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होके क्रैश कर रहे थे। इन सारे इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल को बोइंग शुरुआत से ही एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और करता आ रहा है। वो हमेशा एक ही लाइन कोट कर देते हैं कि हमारे प्लेन बेस्ट है, आपका पायलट खराब है या किसी चिड़िया के टकराने से प्लेन गिरा होगा, हमारा प्लेन क्रैश नहीं हो सका। और कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें बोइंग सारे इन्वेस्टिगेशन को हाईजैक करके रिपोर्ट को मैनिपुलेट करना बोइंग ऐसे भी कारनामे करता हुआ पकड़ा गया है। कुछ केसेस में लगातार इतने सारे हादसों के बाद बोइंग की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ती जा रही थी सोसाइटी के अंदर। और उस समय एक मीम भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था बोइंग को लेके, इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। ये बहुत ज्यादा प्रचलित था उस समय और आज भी है, क्योंकि आज भी लोग डरते हैं बोइंग के प्लेन में चढ़ने से। फिर आता है साल 2019। बोइंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर यहाँ से शुरू होता है जब बोइंग का एक एक्स एम्प्लॉय जिनका नाम एड पियर्सन है, इन्हें विसल ब्लोअर भी कहा जाता है बोइंग का, ये आते हैं और पब्लिकली इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि बोइंग के अंदर किस तरीके से सेफ्टी और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके प्लेन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। पियर्सन एक क्वालिटी इंचार्ज थे बोइंग की एक फैक्ट्री में। इनका काम था बोइंग के प्लेन्स की क्वालिटी देखना और कोई डिफेक्ट नहीं है ये देखना। इन्हीं के निगरानी में बना था बोइंग 737 मैक्स। इनने बताया कि बोइंग किस तरीके से बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा है और जिस पार्ट के ऊपर 10 बोल्ट लगने हैं बोइंग उसमें से 2 ही बोल्ट इस्तेमाल कर रहा है। आप एग्जांपल देख सकते हैं अलास्का की फ्लाइट में क्या हुआ, इमरजेंसी डोर अचानक से ही हवा में खुल लिया। जैसे ही एविएशन का ये इंटरव्यू पब्लिकली आया तो बोइंग को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा और एलिगेशन लगे कि बोइंग किस तरीके से करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इसी को लेकर कोर्ट में केस भी किया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए जाते हैं अपने ही घर के अंदर। Boeing whistleblower, now dead after experiencing a brief illness. This comes after Joshua Dean expressed concerns over manufacturing issues with the company's 737 MAX planes. Madeline Rivera is live with the latest on this. Madeline. सोच सकते हो इंटरव्यू दिया था पेशेंट ने कोर्ट के, उनने सब किया ही था और वो अचानक से संदिग्ध परिस्थिति में मिल पाए जाते हैं। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। एड पियर्सन के मामले के बाद बहुत सारे बोइंग के एक्स एम्प्लॉयज जिनने कंपनी इसी वजह से छोड़ी थी पब्लिकली आते हैं और इंटरव्यू देते हैं और कोर्ट में केस भी करते हैं। लेकिन इन सब के साथ भी वही होता है जो एड पियर्सन के साथ हुआ, संदिग्ध परिस्थिति में अपने ही घर में मृत पाए जाते हैं। सभी विसल ब्लोअर की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है बोइंग सिर्फ आम जनता के साथ ये कर रहा है तो आप गलत है। बोइंग ने हर किसी के साथ यही किया है, नासा और अपनी खुद की मिलिट्री के साथ भी। नासा का एक मिशन था जिसमें सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में जाना है और तुरंत ही वापस आना था, लेकिन गलती ये थी कि वो स्पेस कैप्सूल बोइंग ने बनाया था। जैसे ही वो स्पेस कैप्सूल स्पेस में पहुंचा वो खराब हो गया, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में फंस जाते हैं 285 दिन के लिए। बाद में इलॉन मस्क के स्पेसएक्स ने उन्हें वापस लाया धरती। फिर आता है मिलिट्री को चूना लगाना। आप सब जानते होंगे कि एक फाइटर जेट इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है जो केरला के अंदर खड़ा है और उड़ भी नहीं पा रहा। वो F-35B बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ने कोलैबोरेट करके ही बनाया था, लेकिन कुछ मतभेद के कारण बोइंग को बाद में प्रोग्राम से निकाल दिया गया। लेकिन इस प्रोग्राम में अभी तक $2 ट्रिलियन तो खर्च हो चुके हैं और आप देख सकते हैं F-35 आसमान से ज्यादा जमीन पे दिखता है, या तो क्रैश हो जाता है या तो उड़ता ही नहीं है। ओए टिक्की, वो चूना लगा दिया। इतना सब होने के बाद बोइंग के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं अपनी रेपुटेशन को सुधारने के लिए, या तो वो क्वालिटी ठीक कर ले अपने प्रोडक्ट्स की या पीआर पे पैसा लगाए। तो बोइंग ने दूसरा ऑप्शन चुना, पीआर पे पैसा लगाना। बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन, इन सबको बोइंग खरीद लेता है और जब भी कोई बोइंग का प्रोडक्ट या प्लेन क्रैश होता है तो ये सब पब्लिकली आते हैं यूट्यूब पे, न्यूज में, कहीं पे भी। ये उसे जस्टिफाई करते और ये दिखाते हैं कि बोइंग का प्लेन बेस्ट था, वो पायलट ही खराब था। आप देख सकते हैं इंडिया में जो प्लेन क्रैश हुआ किस तरीके से इतने सारे एविएशन एक्सपर्ट्स आए और उनने वही चीज कही जो बोइंग लेट 90s से कहता आ रहा है कि पायलट खराब है, हमारा प्रोडक्ट नहीं। तो सवाल ये है कि बोइंग ऐसा कर क्यों रहा है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। बोइंग एक कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए चाहे वो कैसे भी कमाए, तो बोइंग वही कर रहा है। आजकल की मोस्टली सारी कंपनीज यही कर रही है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा के क्वांटिटी पे फोकस कर रही है
और बोइंग भी यही कर रहा है। बस फर्क इतना है कि बोइंग के ऊपर करोड़ों लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। अगर बोइंग क्वालिटी कम करेगा तो करोड़ों लोगों की जिंदगी दाव पे लग सकती है। और कंपनी अगर क्वालिटी कम करेंगी तो ज्यादा फोन फटेगा, जैसे सैमसंग का फटा था, या फूड पॉइजनिंग हो जाएगी उसके प्रोडक्ट को खाने से। लेकिन बोइंग का मामला बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। इस कंपनी को अपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फिर से फोकस करना चाहिए, वरना लोग प्लेन से ट्रैवल करना बंद कर देंगे।